हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये जो चैप्टर रहेगा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 उपभोक्ता अधिकार, और ये क्लास 10th के लिए रहेगा, सामाजिक विज्ञान के लिए। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, चल रहे हैं। इसमें पहला पेपर आपका हिंदी हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि सामाजिक विज्ञान सबसे अंतिम पेपर। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि जो बाकी जो सेगमेंट बच गया हो उसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से या जो प्रॉपर नोट्स होंगे उसके माध्यम से आपको सामने डिलीवर कर दिया जाए। तो इकोनॉमिक्स का सबसे अंतिम चैप्टर उपभोक्ता अधिकार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो इसकी शॉर्ट समरी आपको इस पीडीएफ के फॉर्मेट में है, इसे समझाकर आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें ताकि लोगों के बीच में ये मैटर आसानी से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे स्क्रीन पे, उपभोक्ता अधिकार, इसका मतलब है कि कंज्यूमर राइट्स। उपभोक्ता कहते किसे, पहले ये जान लें। तो उपभोक्ता कहते किसे, बाजार से अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने वाले लोगों को ही हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता। हम सभी क्या हैं, उपभोक्ता। हम सभी मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर के वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय करते हैं, वस्तुओं को खरीदे। दरअसल में ये मार्केट है। मार्केट में दो प्रकार के लोग होंगे। एक वो जो क्या करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, उत्पादक, और एक वो है जो इस उत्पादन की प्रक्रिया में, और इस उत्पादन प्रक्रिया में भी दो लोग शामिल हों। मान के चलिए एक लोग जो इसको ला करके बेचने का काम करते, और एक ये हैं जो इसको खरीदने का काम करते हैं। तो जो खरीद करके यूज करेगा, अपने लिए उपभोग कर लेगा, तो इसे कहेंगे उपभोक्ता। जो बेच रहा है वो तो है विक्रेता। तो ये है उत्पादक और एक है उपभोक्ता। दो वर्ड मान लीजिए, उपभोक्ता और ये वो। इसमें भी हमारा क्रेता और विक्रेता होता है। विक्रेता, ये क्रेता। क्रेता एक प्रकार से कहें तो उपभोक्ता की तरह काम करता है। अब हमारे इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो उपभोक्ता का मतलब हुआ कि बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने वाले लोगों को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, अर्थात कंज्यूमर कहा जाता है। अब उत्पादक वहीं दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो कुछ यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं कि हमारे कंज्यूमर होने के नाते, उपभोक्ता होने के नाते हमारे कौन कौन से अधिकार हमारे हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा, सरकार द्वारा दिए गए हैं। तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए कुछ अधिकार इस प्रकार से, जैसा एक सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, चुनने का अधिकार, राइट टू ऑप्ट, चुनने का विकल्प हमारे पास होने चाहिए, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, कुछ नुकसान हो गया तो उसका भरपाई कौन करेगा, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये तो हुआ कि जो उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए उनके। तो अगर आ गया कि बताइए इनमें से कौन कौन से उपभोक्ता के अधिकार दिए गए या उपभोक्ता अधिकारों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करें, तो आप लिख सकते हो उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा, कानून द्वारा निम्न अधिकार दिए गए, जैसा सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब यदि किसी उपभोक्ता का शोषण हो जाता है तो उसका बचाव के लिए क्या क्या दिए रखे हैं हमारे पास। सबसे पहले दे रखा है उपभोक्ता के शोषण के कारण क्या है। पहले शोषण कैसे कर रहा है, क्या कारण है कि उपभोक्ताओं का शोषण हो जाता है। सबसे पहला कारण कि हमारे पास सीमित सूचना होती है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का जो सोर्स है ना वो बहुत कम है, जानकारी नहीं मिलती, सीमित आपूर्ति है, बहुत कम जगह से इसका प्रोडक्शन होता है, तो ये भी है। सीमित प्रतिस्पर्धा, लिमिटेड कंपटीशन भी है। कंपटीशन जब होता है तो मार्केट में चीज़ों की जो प्राइस होती है ना गिरती है, कम होती है। आपस में लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की वैल्यू क्या होती है, अच्छी होगी, लेकिन उसकी प्राइस कम होती है। अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन उसकी जो कीमत है ना, उसको प्राइस को कम करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि यदि हो सकता है कि हम प्राइस को बढ़ा कर रखें तो अगला प्राइस कम करके वही क्वालिटी में अगर दे सकता है, तो मार्केट में एक कंपटीशन तैयार होता है। यह बहुत बेहतरीन ज़रूरी भी है। और एक और कारण होता है हमारे शोषण होने का कि हमारे पास साक्षरता कम होती है। हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, उतना साक्षर नहीं होंगे, तो हमारे पास जानकारी, सोर्स हमारे पास कम होगा, और हम क्या करेंगे, अपने शोषण करवा सकते हैं, अर्थात हमें नुकसान हो जाएगा। अब यदि उपभोक्ता होने के नाते हमारे अधिकार भी होंगे, तो कौन कौन से ऐसे अधिकार है जो हमारे उपभोक्ता होने के नाते हमें प्राप्त होते हैं। पहला कि हम कोई भी माल खरीदें, कोई भी सामान खरीदें, तो उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता अवश्य दिखनी चाहिए।
क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और जहाँ संभव हो वहाँ गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। दूसरा, खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए, रसीद लेनी चाहिए, जिसको बिल पेमेंट कहते हैं। और अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। अगर जेन्युइन आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसकी कृपया निश्चित तौर पर शिकायत करें। तो क्वालिटी देखें, गारंटी कार्ड संभव हो तो ले लें, रसीद जरूर लें, वास्तविक समस्या का शिकायत अवश्य करें। उस पर खास तौर पे ISI मार्क, एग मार्क निशानों वाले सामान ही खरीदें, और अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है। अब यदि देखेंगे तो यदि कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो क्या क्या हमारे पास उसका निवारण करने के तरीके हैं, प्रक्रिया है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की लिमिटेशंस क्या है। कोई पूछ दे कि क्या भारत में उपभोक्ता निवारण का जो प्रक्रिया है इसमें आने वाली समस्याएं क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पर उपभोक्ता अपने अधिकार के बारे में जानते हुए भी इसका निवारण सही तरीके से नहीं कर पाता। तब कारण में दे रखा है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का जो निवारण की प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, खर्चीली है और समय साध्य साबित हो रही है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब व्यक्ति को मान के चलिए अगर 100, 50, 200, 1000 रुपये के कोई नुकसान की बात हो तो अब वो उस चीज़ को पर क्लेम करने के लिए अब उसमें पता चले कि 10,000 फूंक दे अपना, कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ घूमते उसका तो ये जो जटिल प्रक्रिया होने की वजह से, खर्चीली होने की वजह और टाइम कंज्यूमिंग है, समय साध्य है। कई बार उपभोक्ताओं को इस संदर्भ में वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि क्या होता है, और यह मुकदमे अदालती कार्रवाई में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेता है और काफ़ी खर्चील हो जाता है। अधिकांश खरीदारी के इसमें हमें रसीद नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना उसके खिलाफ आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाजार में अधिकांश खरीदारी तो छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं, जहाँ पर हमारे पास कोई रसीद नहीं दी जाती है। वो केवल क्या करें, सामान देंगे, पेमेंट करेंगे, काम खत्म। और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्र में ये आज भी ये सब कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि इसमें बाज़ारों के कार्य करने के लिए कोई नियम और विनियम का प्रायः पालन नहीं होता है, कोई रूल रेगुलेशन काम नहीं करता। इसके संदर्भ में एक सरकार द्वारा 1986 में एक कानून पारित किया गया। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट, कोपरा, इसका है COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, कोपरा कहते हैं। तो अगर आगे कोपरा क्या है तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है, 1986 में पारित हुआ। इसमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाया गया। इसके अंतर्गत उपभोक्ता के विवादों के निपटारे के लिए जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई, जहां पर जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख तक का, राज्य स्तर पे 20 लाख से 1 करोड़ तक का, और राष्ट्रीय स्तर पे 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी के मुकदमों को देखा जाता है। सबकी लिमिटेशन पूछ सकता है कि जिला स्तर पर कितने तक की क्लेम को देखा जाता है, तो 20 लाख तक का, 20 लाख से ऊपर की बात आएगी और 1 करोड़ से नीचे की बात आएगी तो जिला राज्य स्तर पर जाएंगे, और राष्ट्रीय स्तर में 1 करोड़ से ऊपर की बात होती है तो हम क्लेम करते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर एक एक करके नीचे दे रखा है, सबके बारे में जानेंगे। पहला है उपभोक्ताओं के अधिकार बताएं, और प्रत्येक अधिकार पर 2 पंक्तियाँ। जितना लिखा था सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उसके अलावा दे रखा था आपका क्षतिपूर्ति निवारण का, सब सारे अधिकारों के बारे में एक एक करके तो हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले का आंसर यहाँ दे रखा है, ये पहले प्रश्न सारे दे रखे हैं, उसके बाद से सारे आंसर दे रखे हैं। मैं सारे का आंसर बताते चलूँगा क्या है। तो पहला उपभोक्ताओं का अधिकार में देखेंगे आप तो कोपरा, या इसे हम कहते हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में, इसी का संक्षिप्त रूप है, जिससे उपभोक्ताओं की क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए सरकार ने 1986 में एक बिल पास किया, जिसके अंतर्गत होता क्या है कि यदि कोई उपभोक्ता या ग्राहक चाहता है कि उन्हें बेईमान उत्पादक एवं दुकानदारों द्वारा न ठगा जाए, तो उसके लिए परम आवश्यक हो जाता है कि अपने अधिकारों को जाने। सही बात है कि यदि कोई उपभोक्ता को जानना है, ये सुनिश्चित करना हो कि हमारे द्वारा या हम किसी भी के द्वारा ठगे ना जाएं, तो इसके लिए हमें जानना क्या होगा, हम अपने अधिकारों को जानना होगा।
और हकीकत की बात यह है कि जब हम अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं तो हम किसी प्रकार की हमारे साथ कुछ भी घटना हो जाती है तो हम नहीं जानते कि हमारे पास कौन सा अधिकार मिले हैं। क्या हमारे पास वो अधिकार है कि हम उस व्यक्ति के खिलाफ जा कर के कार्रवाई कर सकते हैं? होगा तो हम जानेंगे, नहीं हो तो हम वैसे छोड़ देते हैं। तो 1996 का उपभोक्ता सुरक्षा कानून, इसको कोपरा भी कानून कहते हैं, बाद में 1993 में और 1991 में संशोधन भी हुआ है। इसके तहत कुछ मुख्य अधिकार आपको इस प्रकार से मिले हुए हैं। इसमें देखेंगे तो पहला अधिकार जैसे सुरक्षा का अधिकार मान लिया, राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा। यह अधिकार दिया गया कि वह सभी ऐसी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उसके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। यह उपभोक्ताओं का अधिकार दिया गया कि वह ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। यह है राइट टू सेफ्टी। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया कि वह हर खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, शुद्धता पे और उसके मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सके ताकि वह अपने आप को गलत व्यापारिक हथकंडों से बचा सके। यह है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी पैकेट होता है ना सामान का, तो उस पर सारे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है। कब बना है, कितने समय तक इसकी वैलिडिटी है, एक्सपायरी डेट कब है, मैन्युफैक्चरिंग करने में कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, उसका क्या नंबर है, टोल फ्री नंबर क्या है, इत्यादि सारी जानकारियाँ, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें मतलब कि घटक तत्व शामिल है, किन की चीज़ मिलकर बना है, हर एक चीज़, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, सब कुछ दी गई थी। इस प्रकार से आपको हर एक चीज़ जानकारी मिल जाती है। चुनने का अधिकार, हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों का चुनाव कर सके और उसके मूल्य भी ठीक लिए जाएं। इसका मतलब हो गया कि चुनने का अधिकार दिया तो मतलब आपके पास ऑप्शन होने चाहिए कि एक ही प्रकार के बहुत सारे हमारे पास सामान वस्तुएं उपलब्ध हैं, ताकि आप एक नहीं उसके अलावा और भी वस्तुएं हैं जो आप खरीद सकते हो। ऑप्शन तो होना चाहिए ना। अब जैसे कोई एक बिस्किट ही केवल एक ही प्रकार का बिस्किट आएगा तो मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी, कोई बिस्किट और ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो हमारे पास ऑप्शन होने भी चाहिए कि हम ले सकें। वो कहे नहीं लेना तो लेना, क्यों नहीं, क्यों है हमारी इच्छा, हम लेंगे, जो मन करे सो लेंगे हम। उसके अलावा सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ताओं के अधिकार है कि उपभोक्ता के हितों से जुड़े विभिन्न संस्थाएं एवं संगठन उन्हें आश्वासन दे कि उनकी समस्याओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा शिकायत निपटाने का अधिकार, हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि जब गलत व्यापारिक विधियों या क्रियाओं के विरुद्ध कोई शिकायत करे तो ठीक प्रकार से उसका निपटारा हो। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए आपका था, उपभोक्ता के शोषण के कारणों का वर्णन करें। अब दूसरे का आंसर देखते हैं। उपभोक्ताओं का विभिन्न कारणों से शोषण किया जाता है। वे कारण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के चीज़ों के विषय में ज्ञान न होना। तो क्या करते हैं उपभोक्ता, ना तो कोई विशेषज्ञ होते हैं कि उन्हें एक या दो चीज़ों के विषय में कुछ हो सकता है ज्ञान प्राप्त हो, परंतु अनेक क्षेत्र में बिल्कुल अनाड़ी होते हैं। इसलिए आसानी से दुकानदारों को झांसे में जाते। जैसे मान के चलिए आप सोने का सामान खरीदते हैं तो आपके पास सोने में क्या आप जानते हो, बहुत कुछ अपना कैसे क्या बनना, क्या उस पर लगना, सब वो चीज़ नहीं जानते आप। तो इस प्रकार से आपको दुकानदार कुछ न कुछ उसमें ठग सकता है, धोखा दे सकता है। यदि आपको जानकारी होगी कि सोना में हॉलमार्क लगा होगा तो वो बेहतरीन है, वो उसकी शुद्धता का प्रमाण पत्र एक प्रकार से है। नहीं तो कोई भी चीज़ आपको दे देगा, कहा भी जाता है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। आपको देकर कह सकता है कि नहीं ठीक है सोना की ये है। अब वो सोना में क्वालिटी है 18 कैरेट का है कि 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है कि क्या है, सब कुछ आपको जानकारी होगा तो आप आसानी से चीज़ों को पूछ सकते हो, जांच कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। तो ये कहता है पहला कारण कि शोषण क्यों होता है कि उपभोक्ता हर चीज़ में विशेषज्ञ नहीं होते। हो सकता है उन्हें एक या दो चीज़ विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन अनेक ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वो बिल्कुल अनाड़ी हैं, कुछ नहीं जानते कैसे क्या बनता है क्या नहीं होता है, इसलिए आसानी से दुकानदारों के झांसे में आ जाते हैं। दूसरा क्या रखा है कि नई यहाँ नहीं लिख रखा है, नई वस्तु का बाजार में तीव्र गति से आते रहना, नई वस्तुएं आते रहते। और आज के युग में किसी उपभोक्ता के लिए कठिन हो गया है कि वे कौन सी चीज़ें खरीदें, विशेषकर तब जब बाजार में नित्य प्रति अनेक नई चीज़ें नए नामों से आती रह रही। आज ये है जस्ट इसका नामकरण चेंज कर कुछ दूसरा आ गया। अब फेयर लवली, ग्लो लवली, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको फेयरनेस क्रीम के माध्यम आपको कौन सा चुन कर क्या, इससे में उपभोक्ता को यह जानना ही नहीं पाता है कि कौन सी चीज़ असली है, नकली है, अच्छी है, बुरी है, उत्तम है, घटिया है, क्या है, पता ही नहीं चलता है। और सबसे एक
और अहम कारण कि हमारे पास सीमित आपूर्ति है, लिमिटेड इसकी जो सप्लाई है वो। कई बार कुछ चीज़ों की मांग इतनी बाज़ार में बढ़ जाती है कि उत्पादक इस मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में दुकानदारों को ग्राहकों का शोषण करने का मौका मिल जाता है। वे ऐसी चीज़ों को दबा लेते हैं या फिर उपभोक्ताओं से मन मांगे इसकी कीमत ले लेते हैं। इस प्रकार सीमित आपूर्ति भी कई बार जमाखोरी, मूल्यों में वृद्धि जैसे प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अब कोई चीज़ आपके पास मार्केट में से तेल मार्केट में आ रहा है, हो सके इसका प्रोडक्शन कम हो, या हो सकता है जानबूझकर तेल की कंपनियां इसका मूल्य बढ़ाने के चक्कर में इसका जो होर्डिंग कर लें, जमाखोरी कर लें, या किसी कारणवश वो कर लें। अब यहाँ पर उसकी प्राइसेज में वृद्धि होना स्वाभाविक तौर पे होती, और उत्पादक जितना दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसकी डिमांड हो जाए, मांग हो जाए। अब यहाँ पर प्राइस हाइक होने से उपभोक्ताओं का शोषण होना निश्चित तौर पर लाजमी है, या हो सकता है जमाखोरी करके प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करता हो। दूसरा कारण क्या है? आकर्षक विज्ञापन। बहुत सी कंपनियां रेडियो और टेलीविजन पर अपनी चीज़ों के गुणों का विज्ञापन करते हैं, खूब सारी बातें बताते हैं जो वास्तव में ठीक नहीं उतरते हैं, परंतु उपभोक्ता उनके आकर्षित विज्ञापनों के झांसे में आकर बहुत बार ठग जाते हैं। अब कोई प्रचार कर दे कि नहीं भाई ये है कोई अमुक कंपनी है जो प्रचार करती हो कि हमारे में हर एक चीज़ में केसर में, इसमें दाने दाने में केसर का दम, या और भी बहुत सारी चीज़ें। अब लोग समझ गए नहीं भाई वास्तव में इसके दान केसर है, चलो ला के खा के देखते हैं, ट्राई करते हैं, केसर तो फ़ायदा करता है, और उसके चक्कर में आप फंस गए। अब कहा कि हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर है बहुत ही बेहतरीन है, सारा कचरा साफ़ कर देता है, वो कर देता है। ऐसा है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जो विज्ञापन के माध्यम से लोगों को। और तीसरा कारण दे रखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निरक्षर होते हैं, इसलिए आसानी से उत्पादकों, व्यापारी या दुकानदारों के शोषण का आसानी से शिकार बन जाते हैं। अगला आप देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा है कि अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, आंसर इसका है कि उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन शोषण के विरुद्ध अपने अधिकारों और कर्तव्यों को करके जान सकते हैं। उन्हें जागरूक रहने की आवश्यकता है। यदि उपभोक्ता चाहते हैं कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें तो उन्हें कुछ कर्तव्यों को पूरा भी करना होगा, जैसे कि उनके कुछ कर्तव्य इस प्रकार से। पहला, उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह जब भी बाजार से सामान खरीदे तो उसकी गुणवत्ता को अवश्य देखे। अच्छा है कि यदि वे गारंटी लेना न भूलें, अर्थात अगर गारंटी कार्ड हो तो निश्चित तौर पर गारंटी कार्ड लें। दूसरा, कि उपभोक्ताओं के लिए उचित व लाभकारी ये होगा कि जहाँ तक संभव हो वही माल खरीदे जिन पर ISI या एग मार्क का निशान लगा हुआ हो, शुद्धता का प्रमाण पत्र है, समझिए। और जहाँ तक हो सके उन्हें खरीदे हुए सामान और सेवाओं की रसीद अवश्य लेनी चाहिए, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि भैया आपने ये सामान इतने रुपीज़ की दी है। रही बात उसके अलावा, उपभोक्ताओं को अपने उपभोक्ता संगठन अवश्य बनाना चाहिए, कंज्यूमर का भी ग्रुप बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ताकि वे मिलकर इकट्ठे होकर सरकार के सामने उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अपनी मांगों को रख सके। और उपभोक्ताओं का यह मुख्य कर्तव्य है कि जब कोई उत्पादक सामग्री या दुकानदार किसी प्रकार से उसे ठगने की कोशिश करे तो वह चुप करके ना बैठ जाए, वरन उपभोक्ता अदालत में उसकी शिकायत भी करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो क्या है कि उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं क्या है। और अंतिम क्वेश्चन होगा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का वर्णन कीजिए। तो पहले निवारण प्रक्रिया की सीमाएं जान लेते हैं क्या क्या है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाओं में देखेंगे आप तो सबसे अहम बात यह है कि उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इसमें आप देखेंगे बहुत से उपभोक्ता तो ये जान ही नहीं पाते हैं कि गलत चीज़ें मिल जाने पर उन्हें कहाँ जाना है, कैसे उन्हें न्याय मिलेगा। दूसरा कारण दे रखा है कि ये उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बहुत ही खर्चीली है। एक साधारण उपभोक्ता जहाँ रोजी रोटी का मसला बड़ा जरूरी है, जिनमें बहुत सा समय लग जाता है, उसके पास समय नहीं इतना है कि वह धन खर्च करे, वकीलों के पीछे भाग दौड़ कर अदालत के चक्कर काटे, और वह भी कुछ चीज़ों को बदलने के लिए। किसी को अगर 50-100 रुपये 200 रुपये का चूना लग गया, नुकसान हो गया, तब उस चीज़ की बदौलत अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में और 1000 रुपये बर्बाद करे, इससे बेहतर है कोई छोड़ देता है। तीसरा कारण, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बहुत ही समय साथ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जैसा ऊपर बताया गया है, इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो हर कोई उपभोक्ता इसके लिए तैयार नहीं होता है। ये इसकी समस्याओं हुई, कुछ सीमाएँ हुई कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। 1986 में जो पारित कानून है कोपरा, उसके तहत क्या क्या चीज़ें हैं वो जान लेते हैं।
1986 में एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया जिसके कोपरा के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके और उनके झगड़ों का निपटारा जल्दी किया जा सके। इस अधिनियम की एक मुख्य धारा ये थी कि इसे जिला स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे उपभोक्ता न्याय लोक अदालत की स्थापना की गई, जो विभिन्न उपभोक्ता आंदोलन इस प्रकार से। पहला, अगर देखें नेशनल स्तर पर देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर इन उपभोक्ता न्यायालयों को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहते हैं, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। राज्य स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय को राज्य उपभोक्ता आयोग कहते हैं, जिसका मुख्यालय हर राज्य के अपने क्या होते हैं, राजधानी में होती है। और जिला स्तर पर इस न्यायालय को जिला मंच कहा जाता है। इस प्रकार से इस अधिनियम की सारी व्याख्याएं हो गई हैं। आप इसका वीडियो पॉज कर करके आप चाहें तो इसका कंटेंट तैयार कर सकते हैं, लिख सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर बनने वाले MCQ वगैरह भी और हम लेकर अगले वीडियो में आएंगे, देखते हैं अगला वीडियो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।